अंतर्गत आज हम विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने जा रहे हैं। पहला लोकतंत्र है आपका अमेरिका, विश्व का पहला लोकतंत्र, विश्व का सबसे परिपक्व लोकतंत्र, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब प्रारंभ हुए और किस तरीके से इनमें समय के साथ बदलाव हुआ, एक कंप्लीट जर्नी को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ मैं, बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ, हर एक पहलू को समझाऊंगा। देखिए, एक बात आपको समझना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व का स्वरूप जो बदला, खासकर पूरा विश्व दो धड़ों में बदल गया। एक अमेरिका के नेतृत्व में बनने वाला पूरा विश्व और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में बनने वाला विश्व है। लेकिन भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसने तीसरे धड़े को बनाया, बट हमारा कोई उद्देश्य नहीं था तीसरे धड़े को बनाना, बल्कि हमने जो 9 स्वतंत्र देश थे उन सब को इन दो धड़ों की गुटबाजी से बचाने का प्रयास किया और हमने गुट निरपेक्षता की नीति लेकर के आए। उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका की राजनीति पे। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे। तो देखिए, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों की कहानी हम समझेंगे। और आपको पता होगा 2020 में कोविड आया था, उसके पहले ही अमेरिका के समसामयिक राष्ट्रपति, क्या नाम था, डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था भारत में। आपको शायद याद हो, फरवरी 2020 में ट्रंप का आगमन हुआ था भारत में। अब दोनों देशों की वर्तमान में तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत अच्छे संबंध भी देखने को मिलते हैं, है ना। हाउडी मोदी प्रोग्राम जो है वहाँ मनाया जा रहा है, यहाँ पे नमस्ते ट्रंप मनाया जा रहा है। तो दोनों देशों की आज वर्तमान में बहुत आवश्यकताएं हैं। एक तरफ अमेरिका को लगता है कि चीन एक बड़ी पावर बन के उभर रहा है, ऐसे में भारत ही एकमात्र देश है जो एक तो चीन में लोकतांत्रिक विचारधारा को ये विकसित कर सकता है, दूसरा यदि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी, चीन अमेरिका के सामने आके खड़ा हो गया, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसका पूर्ण सहयोग करेगा, चाहे उसे सैन्य अड्डे की आवश्यकता पड़े या फिर भारत को एक बड़े उभरते हुए बाजार के रूप में देखना चाहते हैं, है ना। तो अमेरिका कई मायनों में आज अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, लेकिन भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये एक तरफा ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। हमें सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य देश बनना है, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसे मुद्दों से सुलझना है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका का क्षेत्र और ख़ासकर यूरोपीय, रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, वैसे में भी अमेरिका को भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत को अमेरिका की आवश्यकता है। तो दोनों की म्यूचुअल आवश्यकताएं हैं, ठीक है। लेकिन आज एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग भारत अमेरिका संबंध पढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। देखो, भारत और अमेरिका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जन्म हुआ, वो जन्म हुआ हमारे देश की स्वतंत्रता से 6 साल पहले, यानी कब, 1941 में। 1941 में अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता को लेकर प्रयास प्रारंभ किए। अमेरिका चाहता था कि भारत स्वतंत्र देश बने, एक सद्भावना थी अमेरिका की, और भारत के साथ राजनीतिक संबंधों का उसने यहीं पर भारत के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना प्रारंभ की। यहीं से स्टार्ट होता है, 1941 से हमारी जर्नी चालू होती है। देश में लगातार मांग भी चल रही थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, भारत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति आ गई थी, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, क्रिप्स प्रस्ताव आने की तैयारी में था। तो अमेरिका लगातार ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रहा था, चूंकि भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की मदद की थी द्वितीय विश्व युद्ध में। गांधी जी का यही था ना कि इस समय विपत्ति का समय है, संकट का समय है, और दुश्मन को इस समय किसी भी तरीके से हमें तोड़ना नहीं। तो अमेरिका ये चाहता था कि
भारत के द्वारा हिटलर के विरुद्ध संघर्ष करने में जो भारत ने सहायता की है, इसके बदले में ब्रिटेन को यह वादा करना चाहिए कि युद्ध के बाद भारत में उनकी खुद की सरकार बनाएंगे और भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो ये अमेरिका की सोच थी। और उसके बाद अटलांटिक चार्टर आया। अटलांटिक चार्टर में अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है ये बोला कि जो देश औपनिवेशिक साम्राज्य औपनिवेशिक देशों के गुलाम हैं उनको स्वतंत्र किया जाएगा। तो एक तरीके से ये समझिए कि जब भारत को आज़ाद किया गया, कैबिनेट मिशन आया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, विभाजन जरूर हुआ हमारा, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों की आंखों में अमेरिकियों के प्रति आभार था कि आपने एक अहम रोल निभाया। हमारा स्वतंत्रता संघर्ष तो चल ही रहा था, लेकिन अमेरिका का भी एक बड़ा योगदान था। उसी समय यूनाइटेड नेशन बना, सारी चीज़ें बनी, अटलांटिक चार्टर आया उसमें, और उसके बाद जो है भारत जो है एक स्वतंत्र देश के तौर पे बन गया। लेकिन भारत और अमेरिका के जो रिश्ते रहे वो कभी ऐसे नहीं चले, वो रिश्ते ऐसे चले, कभी बने कभी बिगड़े, कभी बने कभी बिगड़े, कभी बने कभी बिगड़े। कभी भारत अमेरिका को नहीं समझ पाया और अमेरिका भारत को नहीं समझ पाया, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो रिश्ते अप डाउन होते रहे। ठीक है, कभी पीक में नहीं पहुंचे कि दोनों बस मित्र ही रहे। कई ऐसे मायने आए जब अमेरिका ने भारत के बीच में छुरा भी घोंपा है। अब ये कब हुआ, इसको समझाने की बात। सबसे पहली चीज, अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व से साम्यवाद समाप्त हो जाए। क्या चाहता था? दूसरी विचारधारा खत्म हो जाए। ठीक है, हमारे देश के जो 9 स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ नहीं है, ना इसके साथ ना उसके साथ। तो नेहरू ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, और जब गुट निरपेक्ष की नीति के तहत उसने कहा कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो इससे अमेरिका ने इसको अपना अमित्रतापूर्ण समझा कि यार आप हाथ खींच रहे हो, आप नया जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हो, हमारे साथ नहीं जुड़ने का मतलब है आप हमारे शत्रु हो। तो यहीं से खटास चालू हो जाती है गुट निरपेक्ष आंदोलन के आते ही। ठीक है, और इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार जो है कटुता आती रहती है। 1954 में अमेरिका के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम होता है सीटो और सैंटो। 2 सैन्य ग्रुप बनाए जाते हैं, सीटो और सैंटो ग्रुप। ये दोनों सैन्य समूह में पाकिस्तान को सदस्यता प्रदान कर दी जाती है। भारत के घावों में नमक छिड़क दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, अमेरिका को ये लगा कि पाकिस्तान, चूंकि रसिया, ये जो आपकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। अफगानिस्तान एकमात्र देश था और इधर पाकिस्तान था। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो अफगानिस्तान को भी कैप्चर कर लिया जाए। आपको मैंने पढ़ाया है, आप लोग याद करिए, जब अफगानिस्तान पढ़ाया है कि पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, तालिबान जब पैदा हुआ, जब अफगान और रसिया के बीच में जब युद्ध चालू हुआ 1979 में, पाकिस्तान का समर्थन मिला तालिबान को। तो वहाँ पे अमेरिका की ये नीति थी, अमेरिका ने पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र को उस्काना चालू किया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि साम्यवाद का प्रसार हो और साम्यवाद को नियंत्रित किया जाए सदैव के लिए। तो साम्यवाद के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रयास किया। किसके द्वारा प्रयास किया गया? अमेरिका के द्वारा। और पाकिस्तान को अपना सहयोगी बना लिया गया। भारत के ऊपर फिर घाव में नमक छिड़क दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो सहायता दूसरी है, खाद्य आवश्यकताएं भी थी, हमें विभिन्न चीज़ों की ज़रूरतें थी, उसमें अमेरिका हमारे साथ बना रहा, काफ़ी हद तक साथ में रहा। ठीक है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी थी, उस गुटबाजी के कारण से भारत के साथ अमेरिका के संबंध बहुत बेहतर नहीं दिखाई देते हैं। इसको एक एक करके आपको समझना है। इसके बाद एक घटना घट गई। 1957 में भारत अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री, एक तरीके से हम चाहते थे कि पहले हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश को, होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ये प्रारंभ किया गया कि हमारे देश में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जाए। जवाहरलाल नेहरू जी का भी मन था, लेकिन होमी जहांगीर भाभा जी के प्रयासों से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
लेकिन वो भी अमेरिका को हजम नहीं कर पाए और फिर एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है होमी जहांगीर भाभा जी की, है ना। प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें फिर वो नहीं रहते हैं। इसके बाद अक्टूबर 1962 में आपको पता है भारत के ऊपर हमला कर दिया जाता है चीन के द्वारा, और इस हमले में भारत के द्वारा अमेरिका को पत्र लिखा जाता है और अपनी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अमेरिका के रुख को जानने का प्रयास किया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा भारत को सैन्य मदद भेजी जाती है और इसको युद्ध को समाप्त करने में एक प्रयास किया जाता है। अमेरिका को ये लगता है कि ये भारत संकट में है और शायद इस टाइम में इनकी मदद कर दूं तो मेरे गुट में आ जाएंगे, ठीक है। इस सोच के साथ अमेरिका ये करता है कि भारत अब चीन विरोधी हो जाएगा, साम्यवाद विरोधी हो जाएगा, है ना। तो चीन के खिलाफ यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो सारी चीज़, तो भारत ने तुरंत वाशिंगटन से बोला कि भाई हमारी मदद करो। वाशिंगटन ने तुरंत मदद कर दी, हथियार भेज दिए, साज सामान भेज दिया, ठीक है। और अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, डॉलर नहीं है, डॉलर में पैसे ना दो, मैं तुमसे रुपये में कलेक्ट कर लेता हूँ। रुपये में उसने पूरा सामान दिया हमारी खुद की मुद्रा में। लेकिन फिर भारत को तो आप जानते ही हैं, भारत युद्ध में पराजित ही हुआ, लेकिन इसके बाद भी कोई मैत्री भाव बना नहीं रहा क्योंकि 1965 में फिर युद्ध हो गया और 1965 में युद्ध का जिम्मेदार देश बना पाकिस्तान। और जब 1965 में युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया, ठीक है। पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोग मिल गया। कारण क्या था? उस समय अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध कर रहा था। वियतनाम से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, तो ऐसे में भारत के द्वारा वियतनाम का सपोर्ट किया जा रहा था। तो इधर भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो अमेरिका आके खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। पेटेंट टैंक भेजे गए, अस्त्र शस्त्र भेजे गए, लेकिन भारत युद्ध जीत गया। मध्यस्थता स्वीकार की गई सोवियत संघ की। उज्बेकिस्तान में समझौता हुआ और उज्बेकिस्तान के समझौते में हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख़त्म हो गए। उसके बाद 1970 के बाद फिर अमेरिका ने सोचा कि शायद, लेकिन उसी दौरान 1970 के दशक में ही चीन को P5 की सदस्यता दे दी गई। आपको पता होगा कि चीन को तुरंत वीटो पावर नहीं मिला था क्योंकि चीन को लेकर विवाद था कि असली चीन ताइवान है कि असली चीन जो मुख्य भूमि वाला चीन है। तो 1970 में अमेरिका चीन के साथ थोड़ा ठीक ठाक हो गया। अब जब अमेरिका चीन के साथ ठीक ठाक हुआ, भारत के साथ फिर तनाव बन गया। फिर 1971 में एक युद्ध और हो गया, बांग्लादेश को लेकर के जो विवाद बना उसमें तो अमेरिका ने हाथ ही कर दी। अमेरिका ने पूरा अपना 7वां बेड़ा भेज दिया बंगाल की खाड़ी में, और 7वें बेड़े के साथ साथ भारत को क्या कर दिया, एक ऐसा चैलेंज दिया, एक ऐसी चुनौती दिया कि मैं परमाणु हमला करूंगा आपके देश में और पूरे विश्व के नक्शे से भारत को मिटा दिया जाएगा यदि भारत ने किसी भी तरीके से युद्ध को नहीं रोका। लेकिन उससे पहले भारत ने यूएसएसआर के साथ एक गुप्त संधि कर रखी थी। भारत ने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर का भी परमाणु बेड़ा आया। फिर फाइनली भारत ने एक्शन लिया और बांग्लादेश का जन्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई कहानी। अब संबंध और कटु हो गए, ठीक है। संबंध लगातार कटु होते चले गए। इसके बाद इंदिरा गांधी एक बार अमेरिका जाती हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कब आया कौन कहाँ गया, उसकी कहानी बाद में बताऊंगा। इसके बाद भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आते हैं। जिमी कार्टर की यात्रा होती है 1977 पे, जिमी कार्टर आते हैं। इसके बाद 1979 पे अफगानिस्तान में सोवियत संघ हमला कर देता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। ये चीज़ें, पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। जब अफगानिस्तान आपने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से बताया था कैसे तालिबान का उदय हुआ, तालिबान कैसे आया और तालिबान किसकी देन है, ये ग्रुप कैसे बनाया गया, सब मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, उस पर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से नहीं बताऊँगा। तो 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, ठीक है। भारत और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का एक अहम रोल होता है, ठीक है। अफगानिस्तान में
लगातार जो है सैन्य सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और सोवियत संघ को फाइनली जाना पड़ता है। 10 साल का युद्ध लड़ता है सोवियत संघ और उसके बाद वापस हो जाता है वहाँ से। देखा जाए मोटा मोटी तो सोवियत संघ की हार होती है। अफगान रसिया जो अफगान सोवियत संघ युद्ध था। तो यहाँ तक संबंध खराब ही थे, यहाँ तक संबंध आपके लगातार खराब थे। ठीक है, इसके बाद हम खुद एक संकट में आ जाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि गल्फ वार चालू हो जाता है ना। इराक के ऊपर 28 नाटो देशों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है, और पेट्रोल चूँकि पहले इराक और ईरान ये क्षेत्र से ज़्यादा आता था, इस क्षेत्र चूँकि युद्ध की स्थिति में आ जाता है, तो भारत के पास यहाँ से तो पेट्रोल आना बंद हो जाता है। बाकी कीमतें इतनी उच्च हो जाती हैं कि हमारे पास 7 दिनों के लिए ही पेट्रोल खरीदने का, या हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व, जो आप श्रीलंका की हालत देखते हैं कुछ उसी की स्थिति में भारत भी, बट हमारे पास इस तरीके का डेट नहीं था जैसा डेट था पहले। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी। नई आर्थिक सुधार नीति के दौरान मैंने आपको ये बताया था, पूरी कहानी बताई थी। ठीक है, अब एक मुद्दा तो ये है, लेकिन कालांतर में फिर रिलेशन बनते हैं एक समय के बाद। अभी मैं बताऊंगा कब कौन आया, कैसे रिलेशन बने। अब दूसरा मुद्दा है भारत की मदद को लेकर अमेरिका ने क्या किया। देखो, शुरू में भारत की सबसे बड़ी दिक्कत थी खाद्य उत्पादन। हमारे पास भोजन नहीं था। ठीक है, करोड़ों की जनसंख्या थी, जनसंख्या बड़ी थी। औद्योगिक और सेवा सर्विस में था ही नहीं। एग्रीकल्चर क्षेत्र था, लेकिन तकनीकी नहीं थी उसमें, जिससे हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे कि हम अपने देश के नागरिकों का पेट भर पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ता था, दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। तो निर्भर किस पे थे? अमेरिका पे। ठीक है, अमेरिका ने एक कानून पारित किया था, पब्लिक लॉ 480, और इसके तहत अमेरिका में जो अतिरिक्त गेहूं था उसको भारत को निर्यात करने की उसने बात कही कि मैं भारत को निर्यात करेंगे। ठीक है, और लगातार जो है भारत को गेहूं मिलता रहा। कब तक मिला? 1970 तक मिला। लेकिन उससे पहले ही भारत ने हरित क्रांति हो गई, हमने खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। तो लगातार बहुत ज़्यादा भारत को आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि धीमी गति से मदद मिलती रही। इसको लेकर अमेरिका ने कभी भी प्रयास ऐसा नहीं किया। लेकिन जब 1962 आया था, भारत चीन युद्ध हो रहा था, अमेरिका चीन युद्ध हो रहा था, वो माफ़ करिएगा, भारत चीन युद्ध हो रहा था, तब जो है अमेरिका के द्वारा भारत को खूब पैसा दिया गया। खूब आराम से बोलो जीतो इसको, उसको ये था कि अपने पक्ष में बनाना है। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर उसने दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, सारा पैसा बंद कर दिया। ठीक है, संबंध बहुत कटु हो गए। और इसके बाद फिर लंबे अंतराल के बाद जब 1977 में जिमी कार्टर आए, 1978 में उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, और फिर द्विपक्षीय सहायता फिर से प्रारंभ की गई, और फिर से जो है भारत के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भारत ने इससे न लेकर के अन्य संस्थाएं थी उस समय। वर्ल्ड बैंक जो है एक बहुत प्रमुख भूमिका में आ गया विश्व के देशों को पैसा देने के लिए, और एक और संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण। लेकिन इन दोनों में पैसा अल्टीमेट अमेरिका का था। तो देखें तो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से पैसा भारत के पास आता था, पर ये पैसा भी अमेरिका का ही था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एटलीस्ट हमारे ही पास सारी चीज़ें थी। तो ओवरऑल भारत को जो कर्ज मिलने लगा, अमेरिकी संस्थाओं के द्वारा कर्ज मिलने लगा। इसके बाद आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया 1980 के बाद, 1990 के बाद फिर IMF पे रिजर्व बैंक का हमने पूरा सोना रखा, और इसके बाद हमारे देश का जो एक संकट है वो संकट कट पाया। इस तरीके की परिस्थिति बनी रही। लेकिन 1990 के बाद एक ड्रामेटिक चेंज होता है। क्या चेंज होता है? USSR का विघटन हो जाता है, कोल्ड वार समाप्त हो जाता है, और अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन जाती है पूरे विश्व में। ठीक है, और ऐसे में भारत अमेरिका से अब दूर रह पाना भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा, भारत भी निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंधों की शुरुआत होती है। अमेरिका में निवेश होने लगता है। अमेरिका में चूंकि उस समय एक तरीके की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो चुका था, गूगल आ चुका था, माइक्रोसॉफ्ट आ चुका था। भारत में भी राजीव गांधी चाहते थे कि कंप्यूटर आए, और ऐसे में हमें अमेरिका के कुशल व्यवसायियों को भारत चूँकि एक बड़ी बाज़ार, एक बड़ी मार्केट बन के उभरा था वैश्वीकरण के दौर पे। तो ऐसे में जो सूचना और संचार तकनीकी को लेकर कुशल व्यवसायी थे जो अमेरिका में थे, उनके द्वारा भारत के लिए एक नए रिश्ते को बनाने का एक नई पहल चालू होती है 90 के दशक में। ठीक है, इसके बाद 1999 में आपको पता होगा कारगिल युद्ध होता है।
इस समय अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया। इसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए सन 2000 में, काफ़ी सफल दौरा था बिल क्लिंटन साहब का। इसके बाद एक मुद्दा बहुत हावी होता चला गया, वो था आतंकवाद का। हम लगातार बोल रहे थे देखो आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद है। अमेरिका कह रहा था कहाँ है आतंकवाद, है ना। कश्मीर का मुद्दा हमारे साथ लगातार था, क्योंकि कश्मीर पे ही आतंकी घटनाएं सबसे ज़्यादा थीं। तो इसको लेकर अमेरिका एक डुअल स्टैंड रखता था और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। जिसको उन्होंने पैदा किया उन्होंने ही अमेरिका में घुस के 11 सितंबर को उड़ा दिया अमेरिका को। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और अमेरिका को अचानक लगा कि हाँ भारत तो बहुत दिनों से बोल रहा था आतंकवाद है, अब उसकी दहलीज में आ पहुंचा आतंकवाद। तो अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत को तुरंत फ़ोन किया कि हाँ आतंकवाद है तब उसने स्वीकारा कि आतंकवाद है। तुम तो, भारत ने कहा मैं कब से बोल रहा हूँ है। बोला 2 टावर गिरे तब पता चला, पेंटागन उड़ते उड़ते बचा। तो फिर अमेरिका ने अपना, और 3000-4000 अमेरिकी मारे गए उसमें। बहुत पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप वर्ल्ड पावर हो और आपके घर में कोई घुस के मार के चला जाए। तभी देखिए ओसामा बिन लादेन को ऐसे उठा नहीं ले गए, मार के गए हैं उसी जमीन उसी धरती पे जहाँ पे उसने किया है। चाहे समय लगा जो भी, लेकिन उस समय पे उन्होंने वही पूरा कि हम वर्ल्ड पावर हैं, उस पावर को दिखाने के लिए उसको मार के गए उस घर पे। तो कहने का मतलब है कि एक लंबा जो है भारत अमेरिका संबंधों पे ये कहानी चलती रही, लेकिन 2001 के बाद भारत की ज़रूरत पड़ गई उसको अचानक। क्यों, अफगानिस्तान था, पर पाकिस्तान उसको पहले नज़दीक लगा। अफगानिस्तान में ही लादेन था उस समय। ठीक है, तो अफगानिस्तान में तालिबान और जम्मू कश्मीर में जिहादी थे पाकिस्तान के, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बना रखा था इस क्षेत्र में। अलकायदा आतंकवादियों का भी लगातार इसमें। तो अमेरिका को पाकिस्तान की भी आवश्यकता थी और भारत की भी आवश्यकता थी। लेकिन अमेरिका ने शुरुआत में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो मैंने आपको बताया था। तालिबान आज क्यों अफगानिस्तान में पुनः आ गया, क्योंकि उसने अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद कश्मीर की विधानसभा में हमला हुआ, भारत की संसद में आतंकवादी हमला हुआ। आपको पता होगा अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आतंकवादियों ने हमला किया। इसके बाद दिसंबर 2021 में आतंकवादियों का संसद में हमला हुआ। अमेरिका ने कहा हाँ आतंकवाद है, अब हर बात में वो हुंकी भरने लग गया। और इसके बाद भारत के साथ जो है आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक साथ आके खड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति इस समय भयावह हो गई। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया। परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद, ठीक है, तो जब तक बिल क्लिंटन थे उन्होंने थोड़ा बहुत इसको क्या किया, इस चीज़ पे बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गए, और जब बुश आ गए तो उन्होंने खूब जम के पैसा दिया पाकिस्तान को। ठीक है, भारत ने कहा कि ये क्या है भाई, बहुत सारी बंदिशें पाकिस्तान पे लगी हुई थी, वो सारी बंदिशें हटा दी गई, उदार रूप से पैसा दिया गया, है ना। मुशर्रफ सरकार को औचित्यपूर्ण बोला ये बहुत अच्छी सरकार है, जबकि सैन्य शासन था, सैन्य तख्ता पलट था। तो भारत ने वाशिंगटन को फिर कहा कि भाई ये गलत बात है। इसके बाद पडला पूरी तरीके से फिर झुक गया आपका वाशिंगटन की तरफ। ठीक है, इसके बाद 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आए। भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं किया था। अब चूंकि भारत 2 बार पंगे ले चुका था, 1974 में हमने अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया जब पोखरण हुआ, फिर 1998 में जो है परमाणु शक्ति फिर घोषित किया। अगेन हमने दूसरा परमाणु जो है वो किया 1998 अटल जी के टाइम पीरियड पे। तो 2 पोखरण किए, और परमाणु संयंत्र की स्थापना को लेकर हमने जो है किसी भी तरीके से, हमारा उद्देश्य ये था कि हम शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, हम परमाणु अप्रसार नहीं करना चाहते, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। लेकिन जो परमाणु अप्रसार संधि थी भारत उसको साइन करता, लेकिन भारत ने उसको साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत को लगता था कि भेदभावपूर्ण है ना। सभी देश जो है, या तो यदि ख़त्म ही करना तो सब खत्म करो परमाणु हथियार, ये थोड़ा ना कि आप अपने बना के रखोगे और हमारे ख़त्म कराओगे। तो इस कारण से भारत ने, क्योंकि हमारे बगल में तो चाइना है ना, वो भी P5 का सदस्य है,
परमानेंट 5 का सदस्य है, उनके परमाणु बम बने रहें और हमारे खत्म हो जाए, तो हम तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं ना चारों तरफ से। तो ऐसे में भारत ने आज तक परमाणु अप्रसार संधि में साइन नहीं किया, CTBT में साइन नहीं किया, NPT में साइन नहीं किया। इसके बावजूद भी जो है तो लगातार जो है अमेरिका के द्वारा इस चीज़ को लेकर के भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन एटलीस्ट 2005 में फिर से जो है उसकी आवश्यकता भारत इसलिए बन गया क्योंकि 1990 में खुली अर्थव्यवस्था पा गया, अमेरिकी कंपनियों को निवेश करने के बहुत अवसर मिलने लग गए, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की युवा पीढ़ी और भारत अमेरिका के बीच में व्यापार की एक नई दिशा प्राप्त हो गई। तो ऐसे में भारतीय भी बहुत सारे अमेरिका में जाके बसने लग गए, यहाँ से आउटसोर्सिंग होने लग गई। आज देखिए पूरा भारत ही तो है अमेरिका में, जो भी चाहे माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, चाहे आप गूगल उठा लो, सब जगह भारतीय जाके बैठ गए। तो इससे क्या है, भारत और अमेरिका, जो यहाँ से भारतीय गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने नासा में, वहाँ से भारत की एक अच्छी छवि निकल के आई, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे भी था। इसके बाद से जो है यहाँ पे कई, चाहे बराक ओबामा आए थे, है ना, तो ओबामा 2 बार आए शायद, सन 2010 में आए, फिर इसके बाद 2015 में भी ओबामा आए, इसके पहले जॉर्ज W बुश आए, अभी ट्रंप साहब आए, और भारतीय प्रधानमंत्री भी लगातार जाते रहे। तो संबंध अब क्या है, भारत और अमेरिका दोनों का ओहदा बराबर है वर्तमान में। जब से ये मौजूदा सरकार 2014 के बाद से आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर किया गया और अमेरिका के सामने भारत के कद काठी को, चाहे वो कोविड वैक्सीन को लेकर गिड़गिड़ाना हो, कोविड वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यदि नहीं होता तो निश्चित तौर पे इतने बड़े स्तर पे अमेरिका को कभी भी वैक्सीनेशन वहाँ भी नहीं हो पाता। तो हर चीज़ में भारत आके खड़ा हो गया और इन सब से भारत का ओहदा बढ़ा, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा, ये तो एक रफली स्टोरी है जो मैंने आपको बताई कि कब फ्लक्चुएशन होते रहे रिलेशन। अब एक बार डिस्कस करेंगे कब कौन कब आया, इसको लेकर के एक टाइमलाइन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो पहली टाइमलाइन है ये 1949 पे, जब हमने स्टार्टिंग का फेज़ था, शुरुआती फेज़ था आपका, है ना, 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अमेरिका दौरे पर गए, है ना, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जा करके राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे, उस समय ट्रूमैन से मुलाकात थी। तो सबसे पहले भारत से पहल की जाती है, ठीक है। इसके बाद 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आए थे, ठीक है। उसके बाद 1962 में 9 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के आए और भारत में प्रौद्योगिकी विकास को लेकर IIT स्थापित हुई। तो ये भारत के शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में इसको देखा जा सकता है। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ तो नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी को पत्र लिखा और भारत को समर्थन भी अमेरिका ने दिया, ठीक है। इसके बाद 1971 में रिश्ते फिर खराब हो गए आपके, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की और भारत को सोवियत यूनियन से दोस्ती और संधि करनी पड़ी। तो 1971 में रिश्ते में खटास आ गई। इसके बाद 1974 में भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, संबंधों में फिर से खटास आ गई। इसके बाद 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार अधिनियम लागू करने की मांग की। भारत ने मना कर दिया कि हम परमाणु अप्रसार संधि में NPT में साइन नहीं करेंगे, 1978 का है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका यात्रा होती है। 1982 में इंदिरा गांधी भी अमेरिका यात्रा करती हैं। 1984 में जॉर्ज H.W. बुश भारत आते हैं। इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी हो जाती है, भारत ने यूनियन कार्बाइड के CEO को प्रत्यर्पण की मांग की। आपको शायद पता हो 1984 में भोपाल में एक जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का संयंत्र था वो अनियंत्रित हो जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो पूरा उस भोपाल के आसपास जो क्षेत्र था कंपनी के, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है प्रभावित होते हैं और मारे जाते हैं। आज भी उस गैस का प्रभाव मिथाइल आइसोसाइनाइड का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अमेरिका का ही उद्यमी था और भारत ने कहा कि इसको सौंपिए, लेकिन एटलीस्ट उसको कुछ हुआ नहीं, ये समझ लीजिए। 1984 की घटना और इसके बाद फिर आपका लगातार 1991 में आर्थिक सुधारों की बात होती है, भारत अमेरिका के संबंध यहाँ से बढ़ने चालू होते हैं। लेकिन 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और अमेरिका ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आते हैं और 2001 में अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लेता है।
इसके बाद 2005 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में बातचीत होनी प्रारंभ होती है। इसी समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश आते हैं और भारत को जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए न्यूक्लियर डील करके जाते हैं और नाभिकीय सामग्री की बात करते हैं। इसी के समय संयुक्त नेवी अभ्यास भी प्रारंभ हो जाता है दोनों देशों के बीच। इसके बाद 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत दौरे पे आते हैं। 2007 में आम के लिए एक, आपको पता होगा, एक बड़ी फेमस बाइक है हार्ले डेविडसन, 11-12 लाख से शुरुआत होती है और अभी तो मतलब उस पर भारत सरकार हार्ले डेविडसन पे 200% टैक्स लगाती है ना। तो भारत से आम के इंपोर्ट के बदले हार्ले डेविडसन को भारतीय बाजार में उतारा गया सन 2007 में, एक ये समझौता हुआ। इसके बाद जो है न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटर, भारत में परमाणु व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है 2008 में। इसके बाद 2008 में ही मुंबई पर हमला होता है। अमेरिका ने जांच के लिए एफबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी भारत के लिए भेजता है और इस तरीके से संबंधों में सुधार होना चालू होता है। 2008 के बाद एक ड्रामेटिक चेंज होता है जब वहाँ पर बराक ओबामा जो है राष्ट्रपति बनते हैं और इसके बाद जो है 2010 में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में प्रारंभ होती है। अमेरिका और भारत के बीच में पहला सामरिक यानी कि एक स्ट्रेटजिक डायलॉग चालू होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए ओबामा ने कहा कि अमेरिका इसमें सहयोग करेगा कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अमेरिका जाते हैं। 2010 में जो है ओबामा साहब भारत आते हैं। 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फिर अमेरिकी यात्रा पे जाते हैं। 2014 में एक बड़ा परिवर्तन होता है, सत्ता भारत में परिवर्तन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और 2014 में ही मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक भाषण दिया जाता है भारतीयों के लिए। उससे भारत की जो छवि है वो व्यापक स्तर पे बनती है। फिर 2015 में ओबामा फिर दूसरे कार्यकाल में भारत आते हैं, गणतंत्र दिवस के यहाँ पे चीफ गेस्ट बनते हैं और 2017 में ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती है। 2018 में कॉमकासा एग्रीमेंट होता है और 2019 में ट्रंप भारत के लिए एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस से भारत को हटा देते हैं। कारण क्या रहता है? ट्रंप का कहना रहता है कि भारत जो व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ, हम तो आपको बहुत रियायतें दे रहे हैं, हम तो आपको स्पेशल ट्रेड स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे जितने भी उत्पाद उनमें 200%, 250%, 300% की ड्यूटी लगा रहे हैं। तो ऐसे में 2019 में थोड़ा सा रिलेशन खटास आती है, लेकिन इसके बाद 2020 में ट्रंप पुनः भारत आते हैं। उसके बाद से संबंध अभी हमारे संतुलित हैं। भारत विश्व में खासकर रशिया यूक्रेन वार की स्थिति में भारत ने अपना स्टैंड बना के रखा है। हमने अमेरिका के किसी भी प्रकार के दबाव को अपने ऊपर सहन नहीं किया है। तो हमारे आज के टाइम में देखो, अब ये तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड आप लोग भी क्रम से लिख लें। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का?